डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का पेपर डिस्कस करेंगे। स्पेशली एमसीक्यूज़ पे फोकस करेंगे हम। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, अगर किसी किस्म का कोई टेक्निकल इशू आ जाता है ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए पेशेंस से काम लीजिएगा। एज़ यू नो, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस सेटअप, so bear with me. For an ideal gas, the root mean square speed of molecules is 500 मीटर पर सेकेंड एट 300 केल्विन। तो वेलोसिटी आपको दी जा रही है v1, corresponding टेम्परेचर है T1. if the temperature is raised 900 केल्विन तो T2 आपको दिया जा रहा है। what will be the corresponding root mean square speed assuming the molecular mass remains कांस्टेंट। तो मॉलिक्यूलर मास आपका कांस्टेंट है, तो फार्मूला आप सब जानते होंगे इसका। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला √3kT/m, ठीक है। तो इसमें देखिए मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो 3k/m को हम एज्यूम करते हैं यूनिटी मीन्स 1। तो फार्मूला क्या बनेगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू रेडिकल टेम्परेचर, विच मीन्स कि स्पीड जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन राइट फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर v1 इज इक्वल टू T1 एंड v2 इज इक्वल टू T2, ठीक है। और दोनों इक्वेशंस को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन बनेगी v2/v1 इज़ इक्वल टू √T2/T1। तो v2 यहाँ हमने रीअरेंज कर लिया, विच इज़ इक्वल टू v1 रेडिकल T2/T1। तो देखिए इसमें T2 T1 गिवन है, वेलोसिटी v1 भी गिवन है, और जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करना है। यू विल गेट द आंसर 866 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड MCQs, which temperature scale is used in scientific measurements and has no negative value। आपने स्केल ऑफ टेम्परेचर पढ़े होंगे जिसमें केल्विन स्केल है, सेल्सियस है और डिग्री और फ़ारेनहाइट है। तो ज़हन में रखिएगा, आपके पास जो केल्विन स्केल है इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने शो किया जा रहा है। इसमें जो हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट है जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, ये स्टार्ट होता है 273 से, और जो अपर फिक्स पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ये 373, और यहाँ पे आता है हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स 0 केल्विन। तो 0 केल्विन से 273, देन 273 से 373 तक हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली अप्लाइज टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू बोथ आइसोलेटेड सिस्टम एंड साइक्लिक प्रोसेस। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो 0 होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा U वो 0 के इक्वल होगा, और नेक्स्ट फिर हम इसी को कह सकते हैं अगर डेल्टा U 0 है तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू W। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज इंक्रीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है या जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट MCQ है व्हाट हैपन इफ़ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। अब देखिए बेटा ये आइडियल वोल्ट मीटर है, और आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ इनफाइनाइट। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी किसी वोल्ट मीटर की तो वो करंट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा। ऑप्शन बी, इट ब्लॉक्स द करंट फ्लो कम्प्लीटली। और उसके बाद है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन विद द सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है ये ध्यान में रखिएगा, और एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलरली मीन्स θ90। द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोर्स ऑफ प्रोटॉन। अब फोर्स होना चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला है QVB sin थीटा,
और क्योंकि डिस्कस किया हमने थीटा 90 डिग्री और साइन 91, तो फार्मूला क्या बना, क्यू वी ई बी डिवाइड बाई क्यू वी पी बी। यहाँ चार्ज से चार्ज कैंसिल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज के मैग्नीट्यूड प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और मैग्नेटिक फील्ड मीन्स बी से बी कैंसिल होगी। तो फार्मूला क्या बचेगा हमारे पास, एफ ई ओवर एफ पी इज इक्वल टू वी ई ओवर वी पी। और यहाँ हमने इसको रीअरेंज किया क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के। और इस इक्वेशन से हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन फार्मूला क्या बनेगा, वी ई इज इक्वल टू एम ओवर पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की बात की तो पी ओवर एम ई, और इसी तरह यहाँ वी पी की जगह हम पुट कर सकते हैं पी ओवर एम पी। तो मोमेंटम सेम है, पी से पी कैंसिल, रीअरेंज करेंगे तो फार्मूला फाइनल इक्वेशन बनेगी एफ ई ओवर एफ पी इज इक्वल टू एम पी ओवर एम ई। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ चेंज लिखी हुई है, मैंने इसको करेक्ट करके लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा। हमारे पास ऊपर आएगा एम पी और डिवाइड हो रहा है एम ई से। इन एन AC जनरेटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द आउटपुट करंट डिपेंड्स अपॉन, आउटपुट करंट की जो फ्रिक्वेंसी है दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट MCQs है, इन RL सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो फार्मूला जहन में रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू फेज एंगल का tan इनवर्स इनटू XL ओवर R, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो एंगल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंडक्टेंस XL और रेजिस्टेंस ऑप्शन सी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की जो एग्जाम्पल है, अ क्लॉक ऑन अ मूविंग स्पेसशिप टिक स्लोअर कंपेयर टू द क्लॉक ऑन अर्थ। नेक्स्ट, विच फिनोमिना प्रोवाइड एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट थ्रू कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन इफेक्ट में हमने स्टडी किया था कि जब भी एक फोटोन इंटरेक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंज आ जाता है। तो वेवलेंथ शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 2, और इस केस में जहन में रखिएगा लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1। तो वेवलेंथ शिफ्ट हो रही है इसमें, द शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज ऑप्शन सी। In the stimulated emission process of laser, what role does the incoming photon, देखिए इनकमिंग फोटोन क्या करता है, वो एटम को, या यूँ समझ क्यों कह लें कि इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करता है। लेज़र है क्या, लेज़र लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अनदर फोटोन टू द सेम एनर्जी एंड फेज। और नेक्स्ट MCQs है, व्हाट हैपन टू डीके रेट एंड हाफ लाइफ एज द नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई डिक्रीजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कि जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो डिक्रीज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स डेल्टा N ओवर डेल्टा T डिक्रीजेस, और जो T हाफ स्टे कांस्टेंट, मीन्स हाफ लाइफ हमारे पास है किसके इक्वल होती है, फार्मूला आप सब जानते हो T हाफ का, T हाफ इज इक्वल टू 0.69 ओवर लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पे क्या है, डी के कॉन्स्टेंट है, तो जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट चेंज होगा तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी। तो अदरवाइज़ अगर किसी एक सैंपल की हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल यूरेनियम की, तो यूरेनियम की हाफ लाइफ कांस्टेंट है, तो हमारे पास यूरेनियम के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डिक्रीज़ हो रहे होंगे, मगर उसकी हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, you have a security system with 2 sensors. The alarm rings if at least one sensor detect motion. देखिए अगर कोई एक सेंसर भी मोशन को डिटेक्ट कर रहा है, इट्स मीन वो ऑन स्टेट के अंदर चला जाएगा, और
ऑन स्टेट की मीनिंग आप सब जानते हो, हम 1 लेते हैं और 1 का मतलब करंट या एसी जो भी सिग्नल होगा वो पास होगा। तो कौन सा गेट मीन विच लॉजिक गेट्स इज़ यूज्ड हेयर, तो और गेट हम यहाँ पे यूज़ कर होगी तो आउटपुट पे भी आपको क्या मिलेगा 1 होगी, तो आउटपुट पे भी आपको क्या मिलेगा 1, क्योंकि इस केस में y का फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू a प्लस b। नेक्स्ट कॉपर इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो ज़हन में रखिएगा कॉपर को हम कैटेगराइज करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में, और ये वो होते हैं जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट होती हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होती हैं। तो ये वीकली रिपेल करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास सिंपल आपको एक इक्वेशन दी जा रही है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट है, आपने मिसिंग पार्टिकल x बताना है। तो बहुत सिंपल है, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मास को यहाँ डिस्कस कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चार्ज कितने 7 + 0 7, और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो चार्ज है वो 6 में 6 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन की डेफिशिएंसी है, तो चार्ज यहाँ कंजर्व नहीं है, तो x की जगह आ जाएगा हमारे पास p, वो एक प्रोटॉन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द कंपैरिजन ऑफ द चार्ज टू मास रेशियो Q/m फॉर एन इलेक्ट्रॉन फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो चार्ज टू मास रेशियो का कंपैरिजन आपने बताना है, चार्ज टू मास रेशियो Q/m का किस किस के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। देखिए बहुत सिंपल है, ओपान में क्या आ रहा है मास, तो जिस पार्टिकल का मास कम होगा तो डेफिनेटली चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जैसे जैसे मास की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो ये रेशियो भी कम होता चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन एक लाइटर पार्टिकल है, आप सब जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास कम है तो Q/m की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। अब प्रोटॉन एक मैसिव पार्टिकल है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ओपान में मीन्स मास है तो मास की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से इस चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम बात करें अल्फ़ा पार्टिकल की, तो अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो हमारे पास अगर हम इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना चाहें तो मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो हमारे पास अगर हम इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऑप्शन डी है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास की रेशियो ग्रेटर होगी प्रोटॉन के चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू से, और प्रोटॉन के चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू ग्रेटर होगी अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू से। ओके, लास्ट है हमारे पास इन अ सीरीज़ RLC सर्किट व्हेन डज द करंट लीड द वोल्टेज। देखिए करंट वोल्टेज को लीड कब करेगा, ये हमने पढ़ा था कैपेसिटर वाले केस में, कैपेसिटर में आपका करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करते हैं। तो RLC सर्किट में हमारे पास जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स XC ग्रेटर देन XL, तो सर्किट में जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट होगी। तो जब कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेट होगा तो कैपेसिटर में हमने स्टडी किया था कि हमारा जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को, ठीक है, किस एंगल से 90 डिग्री। और अगर इसी MCQs को वो चेंज करके पूछे कि इन सीरीज RLC सर्किट व्हेन डज द वोल्टेज लीड द करंट, तो इस केस में फिर हमारा जो सर्किट होगा वो इंडक्टिव होगा मीन्स XL ग्रेटर देन XC हो जाएगा।